तो ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं. सो चैप्टर इज सॉलिड स्टेट. We have already discussed the three states of matter that we have in general, like solid, liquid, gas. और solid, liquid, gas में क्योंकि ये चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, सो वी विल मेनली ओनली मतलब सॉलिड स्टेट में उसको डिटेल में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. सो जब मैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बोल रही थी तो दिमाग में एक वॉल्यूम और शेप का क्वेश्चन आता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे कैसे होता है. तो हरिओम ने अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम जो है सॉलिड में फिक्स होता है. ये हम लोग ऐसा मतलब एग्जांपल लेके भी चलते हैं कि आपका सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको आप कंप्रेस करके कम मतलब आप ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है. और जो हमारा शेप होता है किसी भी सॉलिड का, चाहे वो टेबल हो या चेयर हो जिस पे तुम बैठे हो, वो क्या होता है, वो भी फिक्स होता है. फॉर लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है क्योंकि लिक्विड को भी कंप्रेस करके उसका शेप कम कर देना, ये सब चीजें मतलब बहुत पॉसिबल नहीं है. सो वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स इन लिक्विड, बट द शेप, शेप का क्या होता है कि इसका कोई भी शेप डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप हो जाता है, और कोई दूसरे कंटेनर में उसको ट्रांसफर करोगे तो वो उसका शेप ले लेता है. तो लिक्विड का शेप जो है डिफाइन नहीं होता है. और गैस का वॉल्यूम या गैस का शेप का अगर मैं तुम लोग सोचोगे खुद ही तो गैस क्या होता है, इट कैन उसका वॉल्यूम जो है वो उसके बराबर होता है जिसमें भी उस गैस को तुमने रखा है. अगर मैं उसे एक छोटे से सिलेंडर पे रख रही हूँ तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो उसका गैस का वॉल्यूम हो जाता है. अदरवाइज अगर उस सिलेंडर को मैं ओपन कर दूँ रूम में, तो उसका गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, जो वो ट्रांसफर हो गया रूम के अंदर, तो रूम का वॉल्यूम, तो मतलब गैस का भी वॉल्यूम क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, कोई फिक्स नहीं होता है. और शेप ऑब्वियसली नॉट फिक्स, ओके, नॉट डिफाइन. नाउ हमें कहाँ फोकस करना है, ओनली ऑन सॉलिड इस चैप्टर में. तो लेट्स गो इनटू द सॉलिड स्टेट. ओके, सो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जब भी किसी मैटर की बात करते हैं तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एक डिफाइन मास होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका शेप फिक्स होता है. तो डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप इज देयर. ये बेसिक बेसिक चीज है जो हमें क्लियर कर लेनी है. डिफरेंस, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट में उसमें डिफरेंस हमें तीनों के बीच में क्लियर होने चाहिए. फिर आता है कि जब भी हम मैटर का बात करते हैं ना, तो हमारा मैटर जो हमें दिख रहा है, विजिबल नेकेड आई से दिख रहा है, वो किसी पार्टिकल से मिलके बनता है. उन उसको और उस इंग्लिश में एक टर्म आता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो कंस्टिट्यूएंट मतलब किनसे मिलके बना है वो. यानी कि अगर यहाँ पे जब भी मैटर बोलती हूँ तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे तुम्हारा फोन है, अगर अभी तुम अपने पास में फोन लेके बैठे हो या कॉपी लेके बैठे हो, तो उस वो तुम्हारा एक मैटर है, वो एक सॉलिड फॉर्म में है. उस वो किसी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसके पार्टिकल को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं. तो सॉलिड स्टेट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. तो अगर तुम इमेजिन कर रहे हो कि मैंने पहला स्टेटमेंट जो दिया है, वॉल्यूम, शेप एंड मास इज फिक्स, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कैसे होंगे, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे होंगे ना. ऑर्डर्ड फॉर्म में के पास पास रहेंगे. हम्म. क्लियर. तो इन गैप इन बहुत ये, कम. हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे जिस वजह से उसका एक डिफाइंड शेप मिल पाया है उस सॉलिड को, और वो फिक्स शेप है. क्योंकि अगर लिक्विड की बात करेंगे तो वो शेप चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अपना पोजीशन कुछ चेंज करते होंगे. बट जो हमारा सॉलिड होता है उसका शेप हमेशा फिक्स होता है. अगर टेबल है तो वो टेबल की तरह ही रहेगा, फोन है तो वो फोन, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट और उसका जो भी थिकनेस है वो मतलब डे बाय डे कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो वो फिक्स है. तो यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने अपना एक पोजीशन ले लिया है और वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो चुके हैं. उनके बीच का कोई डिस्टेंस या ऐसे गैप बढ़ या डिक्रीज, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हो नहीं रहा है. यानी कि ऐसे करके मतलब ये गैप फिक्स है सबके बीच में, ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म हो गया है.
ठीक है। ये सॉलिड के केस में क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये मूव नहीं करते हैं। तो ये इनका वॉल्यूम और शेप जो है वो भी फिक्स रहता है, डिफाइंड रहता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट होता है। और इनके बीच की ओके, सो देयर आर एक इंटर वर्ड होता है और एक होता है इंट्रा। तो जब मैं यहाँ पे हमें इंट्रा की बात नहीं करनी है, वो थोड़ा मतलब काफी टाइम बाद आता है। तो इन जनरल तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको देखोगे, इंट्रा वर्ड यूज होता है, लाइक इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन या इंटर मोलिकुलर रिएक्शन। तो जैसे इंटर हाउस होता है, कंपटीशन होता है ना स्पोर्ट्स के, या ऐसे कोई दूसरे कंपटीशंस भी होते हैं। तो इंटर इंटर का मतलब क्या होता है कि अ, अपना और दूसरा जो भी डिफरेंट है, ये नहीं कि विद इन। इंटर का मतलब है कि अपने स्कूल के बीच में और दूसरा कोई सेकंड स्कूल है उसके बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इंटर। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लो ए है, दूसरा बी है। जरूरी नहीं है कि मैं दोनों सेम है या डिफरेंट है, उसका मैं अभी मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं कर रही हूँ। मान लो एक पार्टिकल ए है, ताकि तुम्हें पता चले कि ये 1 है ये 2 है। इन दोनों के बीच के अगर फोर्स की बात करूँ, फोर्स, अब फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर और इट कैन बी रिपल्सिव। तो अगर मेरा फोर्स अट्रैक्टिव है तो मतलब कि एक बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट एक, अच्छा ये बताओ कि मतलब हाँ, एक दूसरे को हमने लास्ट टाइम पे, मैंने ही तुम्हें वो चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें जब इंटरमोलिकुलर मतलब किसी भी एटम के बीच में जब बॉन्ड, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में या सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है जो उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। मतलब एक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसके बाद वो लोग ना तो इससे ज्यादा पास आ सकते हैं, मतलब दूर तो जा सकते हैं बट और पास नहीं आ सकते। तो ये एक डिस्टेंस होता है जो फिक्स हो जाता है, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं ना, उन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कि एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। आप मतलब ये ए जो है बी को अपनी तरफ खींच रहा है, बी जो है ए को अपनी तरफ खींच रहा है। बट इनके बीच में एक बॉन्ड लेंथ जो है फिक्स हो जाती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि एक पॉइंट के बाद दे कैन नॉट कम मोर फर्दर, बिकॉज there is not only attractive force but there is some amount of repulsive force also present, and that is because क्योंकि दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो किसी रीजन से है, बट रिपल्सिव फोर्स जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 11th में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस ये अच्छा, मेरा ए जो है अगर मैं उसको और अच्छे से वो करूंगी तो ये ऐसे ऑर्बिट्स आ जाते थे। एक न्यूक्लियस होता था सेंटर पे जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी, बट क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, और रिपल्सिव फोर्स होता है दो न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर ना, और नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो रिपल ईच अदर, बिकॉज ये दोनों लाइक लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे इस वजह से एक रिपल्शन आता है, जिस वजह से मेरी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में आ जाती है। सो दे कैन नॉट कम मोर क्लोजर आफ्टर दिस बॉन्ड लेंथ, ये एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि अब यही फोर्स का हमें बात करना है। ये जो भी फोर्सेस होते हैं किसी भी दो एटम के बीच में, वो कौन कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटर ये होता है। इंट्रा क्या होता है? जब इंट्रा की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारे खुद के स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इंट्रा हाउस कंपटीशन मान लो कि दो चार डिफरेंट वो ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे शिवाजी हो गया, अशोक हो गया, ऐसे करके डिफरेंट उनके बीच में आपस में जो कंपटीशन होता है वो इंट्रा होता है। तो ये तुम ये रिएक्शन, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन, ये सब कुछ तुम ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में अभी हमने ये सब थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया कि अच्छा हमें ये सब कुछ आगे भी देखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ना है, और ये सारा कंटिन्यू करना है। अब बेसिकली कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट,
based on what? Based on the arrangement. Okay, so मेरे को अब सॉलिड स्टेट के अंदर मैं आ चुकी हूँ. अब नाउ आई वांट टू नो कि ओके ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मेरा बॉटल भी सॉलिड है, फोन भी सॉलिड है, मेरा मिरर भी सॉलिड है, बट क्या ये सारे सॉलिड एक जैसे हैं क्या? इनका प्रॉपर्टी या इनके लिए जो भी मैं पढ़ूंगी वो सारा मतलब सबको मैं एक ही के एक अम्ब्रेला के अंडर रख सकती हूँ? बट नो, आंसर इज नो, बिकॉज सॉलिड आर आल्सो डिफरेंट. और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल एक क्राइटेरिया हमने फिक्स कर लिया कि पार्टिकल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिनसे वो मिलके बने हैं वो कैसे, उन्हें उनका अरेंजमेंट हम देख के उनके अरेंजमेंट पे, उनके बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उस सॉलिड को हम दूसरे सॉलिड से डिफरेंशिएट कर देंगे. सो देयर आर टू डिफरेंट solids in general, which is number one is crystalline, number two is amorphous. तो एक crystalline solid होता है, एक amorphous solid होता है. तो जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करती हूँ, यहाँ पे तुम लोग मेरे को आंसर करना कि दो उनका जो अरेंजमेंट होता है ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो कैसा होना चाहिए. ये अभी ऊपर में भी बताया था. एक फिक्स टाइप का मतलब सेम होना चाहिए. ऑर्डर. हाँ सेम हाँ हाँ. ऑर्डर एक टाइप. अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सेम. और इन ऑर्डर. ओके, और क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंशिएशन है, तो अमोर्फस में क्या होगा, दे आर, उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, तो इन फिक्स ऑर्डर. ओके, अमोर्फस का मैं बाद में डिस्कस करूंगी. सो क्रिस्टलाइन में दूसरा क्या होता है कि इसी ऑर्डर को जब मैं बोलती हूँ इस, अच्छा, सो जब रेंज लॉन्ग रेंज. हाँ, तो लॉन्ग रेंज से जिसने भी आंसर किया है वो बताना, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या समझते हो तुम? चलिए, लॉन्ग रेंज का मतलब जैसे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब हमने ए मान लिया और बी मान लिया, तो मतलब ए बी मतलब ऐसे करके वो चलता चला जा रहा, थोड़ी मतलब लॉन्ग रेंज उसकी बनेगी. अच्छा. और एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, मतलब उसकी शॉर्ट रेंज होती है. ओके, थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट करती हूँ कि यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो. तो आलोक आलोक आंसर कर रहा था ना. हाँ, तो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स ऑर्डर होता है किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. तो मतलब कि जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे तुम्हें कहाँ पे दिखाया था, हाँ, ये मैंने तुम्हें दिखाया था कि ऐसे फिक्स ऑर्डर होता है. सो अब जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक फिक्स ऑर्डर तो है, बट लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल तुम एक क्लासरूम में जाते हो, तो मैं वहाँ पे अपना क्लास में ऐसे डेस्क जो है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहाँ पे तुम्हें वो अरेंज दिखते हैं, एक रो और एक कॉलम दिखता है, करेक्ट? तो वहाँ पे मान लो तुम लोग को बोला गया है कि गर्ल्स एक एक ऐसे करके एक के पीछे एक बैठेंगी और बॉयज एक के पीछे एक बैठेंगे. तो ये रिपीट होना चाहिए, ठीक है? मतलब ये पैटर्न जो है ये रिपीट होना चाहिए पूरा क्लास में. तो ये किया तुमने, रिपीट किया. तो और ये एक ऑर्डर फॉर्म में ही किया तुमने, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में कुछ और कर लिया और दूसरा मतलब दो दो लड़के बैठ बैठ गए और पीछे दो लड़कियां बैठ के, ऐसे नहीं किया तुमने. एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की बैठ के एक अरेंजमेंट फिक्स किया. इमेजिन करो, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन का एक फिक्स ऑर्डर भी हो गया, प्लस ये एक लॉन्ग रेंज भी हो गया, क्योंकि तुमने ये पैटर्न जो है रिपीट करते हुए एंड तक गया. बट एट द सेम टाइम अगर तुम कोई दूसरी क्लासरूम में जा रहे हो जिसमें मतलब ऐसा कुछ भी तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब फर्स्ट चीज है, जैसे कि अमोर्फस का बात करेंगे. अब अमोर्फस का मतलब होता है ये एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म नहीं है. मतलब कि उसका पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, उसका ऑर्डर कैसा होगा? नॉट फिक्स, नॉट इन ऑर्डर्ड फॉर्म. जो अरेंजमेंट होगा
पार्टिकल्स का वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होगा। उसका क्या मतलब है, जैसे तुम वही सेकंड क्लासरूम में एंटर करते हो, तुमने देखा कि बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई बैठा नहीं है अपने डेस्क पे, किसी का पोजीशन फिक्स नहीं है, सब ऐसे क्लटर्ड है इधर उधर। फिर एट द सेम टाइम अगर कोई टीचर आ जाता है क्लास में, तो क्या होगा कि सब लोग अपना पोजीशन जाके ढूंढ रहे हैं, बैठ गए। बट अभी क्या है, वो सब जंबल स्टेट में, मतलब कोई भी ऐसे नहीं बैठा है जैसे पहले वाली क्लास में बैठे थे। अभी कोई अपने फ्रेंड के साथ बैठ गया है, दो लड़कियां बैठ गई हैं साथ में, दो लड़के बैठ गए हैं, या फिर आपस में फ्रेंड है वो बैठ गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा पैटर्न जो है कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ऐसे अ, तो ये क्या हो गया, ये डिसऑर्डर्ड हो गया। पहला चीज तो यहीं पे डिस्कस हो गया। सेकंड चीज, अगर उस टीचर ने गुस्सा करके तुम्हें बोल भी दिया कि ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट इज नॉट लाइक दिस, यू शुड सिट विद द पर्सन, जैसे रोल नंबर वाइज बोल दिया, या मतलब ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे बोल भी दिया, तो उसके बाद मान लो 5 डेस्क तक वो बात फॉलो हुआ, उसके रिमेनिंग जो डेस्क था वो बात फॉलो नहीं हुआ, वो थोड़ा लीनियंट हो गया तो नहीं फॉलो किया। तो इट मीन्स कि शॉर्ट रेंज तक तो फिर भी चलो मान लो थोड़ा सा पैटर्न फॉलो हुआ, उसके बाद नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज, जो इनका ऑर्डर होता है। सो यहीं पे मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होता है कीप्स रिपीटिंग। सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल आल्सो। एक होता है क्रिस्टलाइन के लिए, कोई भी क्रिस्टल, या मतलब जैसे घर वॉचेस में ऐसे क्वार्ट्स, या कोई भी स्टोन्स जो हम लोग मतलब देखते हैं ना, तो वो क्वार्ट्स होता है। जैसे NaCl सोडियम हो गया, कोई भी आयनिक सॉलिड वगैरह, तो ये सारे हमारे क्रिस्टलाइन के अंदर आते हैं। इनमें एक फिक्स पैटर्न होता है। हाँ बोलो। ग्रेफाइट आएगा क्या इसमें? मेरे को नहीं, पता नहीं। नहीं, ग्रेफाइट नहीं आता है इसमें। तुम डायमंड। एक्चुअली तुम्हारा मेरे को एक बुक शेयर करना था तुम्हारा, सॉरी बट वो स्क्रीनशॉट मैंने रखा नहीं है। बट तुम्हारा एनसीईआरटी में एक टेबल है, वो मैं कल एक्चुअली डिस्कस करूंगी। उसमें वो पूरा टेबल टाइप्स ऑफ जो भी सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन में कितने डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट, ये सारा डिस्कस करके उसका डिफरेंशिएशन उसमें सारा तुम्हें कल बताऊंगी। तो ओके, सो नेक्स्ट इज, अब इनका डिटेल कंपैरिजन करना है मुझे थोड़ा सा। यहाँ तक तुम लोग को बस एक जिस्ट दे दिया है मैंने कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्डर्ड, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, फिक्स ऑर्डर, उनका एग्जांपल क्या है। जब डिटेल कंपैरिजन कर रही हूँ, सो डिटेल कंपैरिजन में coming to the crystalline solid, so there is dash 3D arrangement of particle due to which they have well defined geometrical shape। तो वही है यहाँ पे फिक्स। ऑर्डर्ड और फिक्स, ओके। और यहाँ पे नॉट डिफाइन or fixed arrangement of particle, therefore do not have well defined shape। Okay, dash range order for crystalline अभी डिस्कस किया हमने, पैटर्न रिपीटिंग होता है उसका, एंड तक जाता है, इसलिए लॉन्ग रेंज होता है। और यहाँ पे शॉर्ट रेंज। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, इनका हाई होना क्रिस्टलाइन चाहिए। का? हाई होना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहते थे हाँ, और तो ऑर्डर्ड है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, इसलिए हाई। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टल्स का, एमोर्फस का, इन कंपैरिजन टू द क्रिस्टल इज लो। फिर एक आता है हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी आइस, मान लो वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, तो जो आइस अभी गर्मियों में हम देखते हैं जब वो मेल्ट होता है, तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो उस हीट ऑफ फ्यूजन के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन एक तो हाई होता है, और दूसरा ऑल्सो हाई एंड फिक्स हो, मतलब एक उसका ना फिक्स होता है, वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। बट अमॉर्फस के केस में क्या होता है, मतलब एक तो मतलब इट कैन बी लो और हाई,
कंपेरेटिव टू क्रिस्टल वो लो होगा, बट एंड एक रेंज में होगा। मतलब कि उसका कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला 25 डिग्री पे ही मेल्ट होगा, ऐसा एमोर्फस के लिए नहीं बोल सकती हूँ। एमोर्फस के लिए हो सकता है कि अभी 25, 24, 23 एक रेंज होगा जिसमें वो फिक्स होगा। अब ये 5th पॉइंट जो है इसको मैं अभी थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये हम लोग को भी कंफ्यूज होते थे हम लोग 12th में इसको लेके। एक क्रिस्टलाइन के लिए बोलते हैं दैट इट इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, और एमोर्फस के लिए बोलते हैं कि इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो व्हाट इज आइसोट्रॉपिक? किसी को आइडिया है आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक वर्ड का? भी आइसोट्रोपिक में बराबर होगा, कुछ ना कुछ इक्वल होगा, और एनी आइसोट्रोपिक में कुछ चेंज होगा। हाँ, मतलब उसका अपोजिट। तो एक्चुअली हाँ, सो यू आर राइट। जब भी हाँ दीदी। ऐसे टर्म्स आते हैं तो आइसो का मतलब तो होता है सेम, और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। अब इन दोनों वर्ड को ऐड करो तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि इट इज सेम इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, सेम इन एवरी डायरेक्शन। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि द फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन, मतलब आर सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, और उस सॉलिड का मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाहती हूँ। तो एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकती हूँ, विच दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि हम मुझे मटेरियल का प्रॉपर्टी फॉर्मूला पता चलता है, हाँ, कि मेरा जो लाइट है वो इससे कितना पास हो रहा है। जब वो इससे पास, मतलब मटेरियल से मेरा लाइट जब पास होता है तो कितना उसके थ्रू गया है, तो उसका कंपैरिजन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगी एक्स वाई जेड या डिफरेंट डायरेक्शन से मैं अगर पास करा रही हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू होगी। ये एक डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका वैल्यू, ओके, सो मैंने बोला कि मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कैसा है, एनआइसोट्रोपिक। और मेरा एमोर्फस कैसा है? ये मेरा एमोर्फस के लिए है, ये मेरा क्रिस्टलाइन के लिए। जब मेरा क्रिस्टलाइन मैं कह रही हूँ वो एनआइसोट्रोपिक है, इट मीन्स कि मेरा एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड जो है, जो पीस ऑफ सॉलिड मेरे पास है, मैं उसको कह रही हूँ कि उसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ। बट ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें यहाँ पे क्रिएट होता है कि एक तो वो क्रिस्टलाइन है, उसका शेप वगैरह, मतलब एमोर्फस के कंपैरिजन में वो काफी ऑर्डर्ड है, लॉन्ग रेंज है, रिपीटिंग पैटर्न है। उसके बाद भी जब मैं प्रॉपर्टी मेजर कर रही हूँ डिफरेंट डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल, तो उसका वैल्यू इतना वेरी क्यों कर रहा है? पहला चीज तो ये आता है दिमाग में, तो उसी को मैं समझूंगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो अपना, इस वाली साइड में देखो, अभी उधर मत देखना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टलाइन एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है। मान लो ये एटम ए है, ये मेरा ब्लू वाला बी है, ठीक है। इसको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में मैंने रख दिया है, एक पैटर्न रिपीटिंग है, और ये तुम्हें दिख रहा है क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब इट इज अ फिक्स ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रही हूँ, तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में गई हूँ, इस डायरेक्शन को मैंने बोल दिया है एक्स, और दूसरा डायरेक्शन जो मेरे पास है वो क्या है, वाई। तो अभी अगर मैं एक्स डायरेक्शन पे देखती हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि मुझे दिख रहा है कि मेरे जो इसको कौन कौन से मॉलिक्यूल एनकाउंटर होंगे, इसको एक पैटर्न जो दिख रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है देन द पैटर्न इन द वाई डायरेक्शन। करेक्ट। तुम लोग को ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला पैटर्न जो वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन वाले पैटर्न से अलग है।
तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होती है तो उसमें एक ऑर्डर फिक्स तो होता है, बट उसमें जब डायरेक्शन डिफरेंट करी जाती है तो हमें वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स हमें एनकाउंटर होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम उस डायरेक्शन, मतलब अगर हम किसी डायरेक्शन पे बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने बैठ जाए तो हमें उसका वैल्यू क्या है, बहुत ही डिफरेंट आती है। तो इस वजह से मेरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कैसे बोला जाता है, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। मतलब कि ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन होता है, आइसो मतलब सेम, तो एन लगा दिया है मतलब एन आइसो, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी उनका मेजर, मतलब डिफरेंट वैल्यू आती है। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, मैंने मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है तो ये एक एमॉर्फस सॉलिड है जिसमें कुछ भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल या एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी बोलो, उनका जो अरेंजमेंट है उसके अंदर, मैटर के अंदर, वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, मतलब कोई भी कहीं पे भी है, कहीं भी मिल जाएगा। तो अब क्या है कि इसको ये एमॉर्फस है मेरे पास। अब द क्वेश्चन इज कि इसमें अगर मैं कोई भी डायरेक्शन कर लूं तो कोई पैटर्न तो एज सच मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे मेजर करूंगी तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एक मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। ऑलमोस्ट इक्वल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि एक तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न मेरे को ना तो एक्स डायरेक्शन में फिक्स दिख रहा है ना तो वाई डायरेक्शन में फिक्स दिख रहा है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो इसलिए इसको आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं, इन नेचर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है। जैसे जो ग्लास होता है ना, ग्लास हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड होने की वजह से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, मतलब वो 1.5 से 1.52 के बीच में उसका वैल्यू रिकॉर्ड हुआ, अगर मैं डायरेक्शन चेंज भी कर रही थी तो। बट एक कैल्साइट करके एक मटेरियल आता है, दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल। तो इसमें क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में इतना वेरी कर रहा था कि मतलब मान लो अभी मेरे को वैल्यू मैंने नोट नहीं किया है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि 1.5 है तो दूसरा वाला 1.8, मतलब इतना वेरिएशन आ जा रहा है, या 2 आ जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मतलब जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करके उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, उस वजह से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड माय अमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। दूसरा एक पॉइंट डिफरेंस में यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया मैंने। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं इन द बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट, देयर ऑर्डर्ड फॉर्म। और मेरे अमॉर्फस सॉलिड को एक सुडो सॉलिड कहते हैं, सुडो में पी साइलेंट होता है, ओके। So my seventh point is कि crystalline solid show two breaks in cooling curve. So there is a cooling curve. Cooling curve का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब वो मटेरियल जो भी है वो कूल डाउन हो रहा है, मतलब सॉलिड, मतलब वो अब, और तुम अगर वाटर का केस ले लो, वाटर को वो कूल मतलब फ्रीजिंग वाला कर रहे हैं हम। अब अभी मेरे पास वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, उसको मैं कूल डाउन कर रही हूँ, उसका एक कूलिंग कर्व बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड टाइम। टाइम के साथ साथ वो टेम्परेचर ड्रॉप करूंगी मैं, और मैं देखूंगी कि ठीक है उसका कर्व कैसा जा रहा है। सेम फॉर द एमॉर्फस ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं ग्लास को बोलूँ जो एमॉर्फस सॉलिड है, तो ग्लास जो है अगर लिक्विड फॉर्म में है उसको मेरे को कूल डाउन करके सॉलिड बनाना है, ठीक है। तो उसका कूलिंग कर्व और क्रिस्टलाइन का कूलिंग कर्व का कंपैरिजन हमने किया है। प्लस क्रिस्टलाइन में बोला जा रहा है कि देयर आर टू ब्रेक्स। अब व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे मैं एक कर्व बनाऊंगी। सो ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस में और एक्स में टाइम है, ठीक है। तो टेम्परेचर ड्रॉप कर रही हूँ मैं, ये मैं क्रिस्टलाइन के लिए बना रही हूँ। तो एक ब्रेक यहाँ आएगा
और एक ब्रेक यहाँ आएगा, तो 2 ब्रेक हो गए। वेरएस एमोर्फस में क्या होता है, ऐसे एक सिंपल आ जाता है। तो ये मेरा एमोर्फस है और ये क्रिस्टलाइन। अब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ये ब्रेक क्यों आ रहा है। इसके पीछे का रीजन है, फेस चेंज। हाँ, तो यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड है, वाटर का केस लेती हूँ, तो वाटर जब लिक्विड से इधर मतलब टेम्परेचर कम कर रही हूँ, तो एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे वो वाटर मॉलिक्यूल जो अभी तक मतलब डिसऑर्डर्ड थे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था, तो उनका पोजीशन फिक्स नहीं था मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स का, बट अभी वो सॉलिड बनने जा रहे हैं, तो वो क्रिस्टलाइन होंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजिंग बोलते हैं, या फिर क्रिस्टलाइज होना शुरू होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया है। एक्चुअली द रीजन बिहाइंड द कांस्टेंट, ये जो कर्व आया है जो कांस्टेंट हो गया है एक बार थोड़े टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए मेरा कर्व जो है कांस्टेंट हुआ है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस होता है किसी भी सॉलिड में, तो एक हीट रिलीज होती है उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और प्लस जो हीट वो खुद अपने अंदर से जनरेट कर रहा है, उसकी वजह से एक कांस्टेंट बन जाता है वहां पे थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो उसमें क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता। जैसे ही वो खत्म होता है, फिर अगेन वो कर्व नॉर्मली ड्रॉप होता है। तो ये केस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का केस है। और यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड का, जिसमें सिंपली कर्व में कोई ब्रेक नहीं है, वो अपने आप मतलब नॉर्मल कर्व की तरह विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्रिस्टलाइन प्रोसेस वगैरह नहीं है। इसका कोई, जब तुम इसे कूल डाउन भी कर रहे होंगे एमोर्फस सॉलिड